जाल स्वराज तो गरीब लहरें समुंदर है अडानी साहब, उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। जाल स्वराज आतंकवादी है, जाल स्वराज भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जाल स्वराज बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए। भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए। कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे, सोनिया गांधी टॉप पे थी। ये था जॉर्ज सोरस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। मेरे हाथ में तस्वीर है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों को अब भी आंखें खुली नहीं खुली हैं, हिंदुओं को दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? मोदी सरकार का कोई टेक नहीं है। इस पूरी बात को अडानी पर हो रहे हैं हम लोग को दबाने के लिए इसको एक हिपोथेटिकल लड़ाई खड़ी की गई। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं। और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राहुल गांधी जब उन नेताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं यह अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अशोक श्रीवास्तव उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानता, मैं उसे देश तोड़ने की बात मानता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट हम कुछ ऐसा लाए हैं जिसे देखकर आप बहुत खुश हुए, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट मेरा नया होने वाला है, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव का लेके आए हैं। तो दोस्तों डिबेट में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला, ऐसे ऐसे मुद्दे पे उछाला गया है जो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत ही बातें किया गया है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों डिबेट में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, हमें आशा है आप डिबेट पूरा देखिए। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। इसीलिए मेरा जरूर से जरूर आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, तभी जाके सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए बिना समय को बर्बाद के इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अजय वर्मा, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ ये कह देना कि सरकार का भी इसमें है, इनका भी संबंध रहा, उनका भी संबंध रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी शर्ट मैली नहीं है, सबकी शर्ट मैली है, तो इससे तो बात नहीं बनती ना। अगर आरोप लगे हैं, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, एफडीपीएल एपी के आरोप लगे हैं और राहुल गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आरोप लगे, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के सामने। देखिए, सबसे पहले तो अशोक जी, जब आपका और तुहिन जी का चुनावी भाषण सुन के कंफर्म हो गया दोनों की भाषा का कि जो हिरेन जोशी बेचते हैं वही आप लोग पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, आप उसे झूठ बोले या मने। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। एक शेर सुन लीजिए कि गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं और समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। चुप कर बे कुत्ते। कौन है जाल सोरस? क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का इससे? क्या रिश्ता है सरकार से? सरकार को फंडिंग जाल सोरेस करता, विपक्ष के नेताओं को जाल सोरेस नहीं करता। हाँ, मैंने जो शेर सुनाया था, जाल सोरस तो गरीब लहरें समुंदर है अडानी साहब, उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। अशोक जी, जब सरकार बनती है तो लोकतंत्र में गिनती जिसकी ज्यादा होती है सरकार उसकी बनती है। तो नरेंद्र मोदी जी, नायडू और नीतीश की गिनती ज्यादा थी, तभी तो इनकी सरकार बनी है। इनकी कम थी गिनती? आप हार नामे बताएंगे प्लीज? ज्यादा थी गिनती, इसलिए सरकार बनी है ना? बताओ ना अशोक जी। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे बोलने नहीं देता, कि आपने शुरुआती हम पर, मेरे पर निजी हमले से की थी, लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपको, सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपके सवाल आप बोल लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको एक्सपोज करना शुरू करूंगा तो भागिएगा नहीं, बोलते रहिए। जाल सोरेस में सरकार से किसके रिश्ते हैं? अगर सरकार इतनी पावरफुल है, जब अमेरिका की सरकार इतनी पावरफुल है, उसने भारत के इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी अडानी साहब को, जो मोदी जी के खास है, और देखिए एक फोटो भी दिखाऊंगा अभी आपको कि प्रधानमंत्री खड़े, अडानी साहब बैठे, मालिक और राजा का क्या रिश्ता है।
उनको भी वारंट लेके और उनको अरेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। तो आप ये जॉर्ज सोरोस आतंकवादी है, जॉर्ज सोरोस भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जॉर्ज सोरोस बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे अरेस्ट करिए और बंद करिए, उसे जेल भेजिए, उसे लेके आइए, चलिए, और ओके। इसके खिलाफ जो भी उसके संलिप्त पाया जाए, जो भी विपक्ष का या पक्ष का उसके साथ पाया जाए, उसको भी जेल भेजिए। ओके, चूंकि आप भेजेंगे। ओके, अब अगर जब मैं बोलूंगा और अगर कोई लोग, अगर मेरे अपनी टीम को निर्देश है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा पॉपकॉर्न की तरह कोई उछलें तो उनकी आवाज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से सुना। अब पॉपकॉर्न की तरह उछलने वालों की आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं देश की जनता के सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हो गया, चलिए हो गया जेवर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए क्या है, मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा था, वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने क्या कहा अजय वर्मा ने कि जॉर्ज सोरोस तो लहर है, अडानी समुंदर है, जॉर्ज सोरोस लहर है। मतलब कितने प्यार से जॉर्ज सोरोस को बचाया, लहर है। एक और बार कही जाती है जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई जॉर्ज सोरोस जो है वो कोई छुरी चौकी छुरी मार के नहीं निकला है, उसने बैंक नहीं लूटा है कि उसको जाओ और गिरफ्तार कर लो। वो क्रिमिनल उस तरह का नहीं है। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। मोहम्मद यूनुस जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर और जॉर्ज सोरोस जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं, और वो कोई चाकू छुरी मार के नहीं निकले थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जब वो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में उन्होंने टॉपल किया तो क्या किया, गुंडे बदमाशों को और स्टूडेंट के नाम पर जो है जिहादियों को आगे कर दिया, वहां की सरकार को टॉपल किया, और अब वहां खुद बैठ गए और बिना चुने हुए नेता। और अब वहां क्या हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है रोज। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल वॉर जो है ये किसके खिलाफ है, इस बात को भी समझिए। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए अजय वर्मा और बाकी सब लोगों की। लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरोस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए, यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरोस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था, और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे, वो 32 लोग जॉर्ज सोरोस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा, और न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था, और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरोस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी, और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वह हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरोस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। ये था जॉर्ज सोरोस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने
को हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दस्तखत क्यों थे? मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है, और ये ओपन सोसाइटी के मैंने उसकी ओपन सोसाइटी के जो उसका जो वेबसाइट है वहां से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ओपन सोसाइटी के पेरोल पर थी। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों की अब भी आंखें नहीं खुली हैं, तो फिर इस देश का जो होगा वो आप लोग। मनमोहन सिंह की बेटी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक ठहराने की, हिंदुओं को दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? वो तो भला वो कानून पारित नहीं हो पाया क्योंकि देश में विरोध हुआ, वरना हिंदुओं को इस देश में कोई उंगली उठाता हिंदुओं को जेल में भेज दिया था, तुम दंगाई हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये जॉर्ज सोरस के इशारे पर क्या क्या हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और कश्मीर को लेकर मैं बता चुका हूं, सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी थी। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है? एक बार तो कहिए आरोप गलत है, क्या ये वेबसाइट गलत है कि वेबसाइट से जो तस्वीर आई क्या गलत है? सोनिया गांधी की तस्वीर लगी, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई वो नहीं किया। एक बार सोनिया गांधी कहते हैं मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है। समझिए कि जॉर्ज सोरोस को अगर जो फंडिंग कर रहा है और सरकार का कोई टेक ही नहीं है, मैं तो पहले से बातचीत शुरू करते से मैं कह रहा हूं, मोदी सरकार का कोई टेक नहीं है। इस पूरी बात को अडानी पर हो रहे हैं हमलों को दबाने के लिए इसको एक हिपोथेटिकल लड़ाई खड़ी की गई है। और आपने भी जितने तथ्य रखे, एक था कम्युनल बिल जो आया नहीं उसके तथ्य रख रहे हैं। कुछ लोग थे जो मतलब जो हुआ नहीं उसके तथ्य रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप अपोजिशन की बात ही नहीं करना चाहते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बताते। ओके प्रेम जी, आपको बिना रोक टोक मैंने समय दिया। अब जब आपने जो सवाल उठाए थे उन सवालों पर जवाब दे दूं। पहली बात, आपने बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल उठाया कि अगर देश के दुश्मन भरे पड़े एक्शन क्यों नहीं हो रहा। बड़ा वैलिड सवाल है, पर क्या प्रेम जी और अजय जी और देश के लोग जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग का तरीका क्या होता है। वो लगातार जो एनजीओज हैं उनको फंडिंग करता है, और वो एनजीओज जो हैं देश में इस तरह की गतिविधियां करते हैं। क्या आपको मालूम है कि 2014 से लेकर 2024 तक इस देश में कम से कम ये मैं डेटा ऐसी बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास 2019 का डेटा है, जब मैंने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया था उसमें प्रधानमंत्री ने खुद बताया था। उस वक्त जो है 2019 के अंदर देश की करीब 40,000 संस्थाएं, एनजीओज जो विदेशों से पैसा लेती थी और विदेशों से पैसा लेकर हिसाब नहीं देती थी, ये तक सरकार को बताती नहीं थी कि पैसा कहां से आया और क्यों खर्च किया, किस पर खर्च किया, ऐसी तमाम संस्थाओं की फॉरेन फंडिंग बंद कर दी गई है। और इसमें कई नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे बच्चियों की भी संस्थाएं हैं। अरे देवा! और आप देखते हैं ना, बड़ा जो हल्ला होता है जब किसी संस्था के ऊपर जब पर कतरे जाते हैं, तो फिर होता है कि इस देश में जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे, और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं। और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जैसे आज अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा था, उसके विरोध में जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो फिल्म थी, एक फिल्म थी, उसके ऊपर पत्थर बरसाए। तो पत्थर बरसा के आप कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम तो पत्थर मारेंगे। और प्रेम जी, आपने कहा कि मैं एक विचारधारा, बिल्कुल मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, और मेरी विचारधारा है भारत देश। मेरी विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं है। मैं बिल्कुल आज साथ हूं। आज चाहे कांग्रेस विरोध करे या बीजेपी विरोध करे, मैं कहता हूं अगर आज हाथरस का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी गए तो मैं उसका स्वागत करता हूं। किसी भी व्यक्ति का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी जाते हैं, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम यह कहता है कि इस देश में सरदारों को, सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, और उसके बाद एक आतंकवादी पन्नू कहता है राहुल गांधी ने हमारी मन की बात पूरी कर दी, राहुल गांधी ने वही कहा जो हम कह रहे हैं, तो मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, और पाकिस्तान कहता है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा, हम भी यही कह रहे हैं,
हैं तो मैं राहुल गांधी और कांग्रेस की उस विचारधारा के खिलाफ हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी जब उन नेताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं यह अभिव्यक्ति की आजादी है तो अशोक श्रीवास्तव उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानता, मैं उसे देश तोड़ने की बात मानता हूं और मैं उसके खिलाफ हूं। नाइस। तो अशोक श्रीवास्तव की एक विचारधारा है कि भारत एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब भारत का हिस्सा है। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि पंजाब को भारत से अलग कर ले, किसी माई के लाल में दम नहीं है कश्मीर को भारत से अलग कर ले। लेकिन जब एक पार्टी कश्मीर को तोड़ने वाले और पाकिस्तान से के इशारे पर खालिस्तान बनाने वालों का समर्थन करती है तो अशोक श्रीवास्तव वैचारिक रूप से उसका विरोध करेगा, बार बार करेगा। उसके लिए आप चाहे तो मुझे निशाना बना सकते हैं, आप चाहे तो मुझे मूर्ख कह सकते हैं, आप चाहे तो मुझ पर राजनीतिक हमले कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क। कैसी लगी आगे स्वाद? तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि कैसे अशोक श्रीवास्तव और सभी पे कितना ज्यादा भड़क रहे होते हैं। उनका कहना है कि बातों को समझते ही नहीं और बात बात पे आगे समझने लगते हैं। तो दोस्तों डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भी गलती भी हो रही है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारा सा सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ और नए डिबेट के साथ। तो फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।